दोस्तों, आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है इतिहास भाग 1 कक्षा 12 चैप्टर नंबर 2 राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं। तो आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं यह लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच के जितने भी राजवंश हुए उनके विषय में हम महत्वपूर्ण जानकारी को अर्जित करेंगे। तो नोट्स के माध्यम से हम जानेंगे कि पिछले टॉपिकों में जो हमें मूल बिंदु मिले हैं उनको हम नोट्स के माध्यम से तैयार करते हैं। तो स्मरणीय बिंदु है बिंदु नंबर 1, भारतीय अभिलेख विज्ञान में उल्लेखनीय प्रगति 1830 के दशक में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रिंसेप के द्वारा ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाला गया। तो यहाँ पर दिया गया 1830 में दो प्राचीन भाषाएं जिसमें ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि, इन दोनों लिपियों का अध्ययन सबसे अधिक ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने किया था और इन्होंने बंगाल के तथा देवनागरी भाषा के महत्वपूर्ण पंडितों से मिल करके इसका अर्थ निकाला था। दूसरा बिंदु है अभिलेखों व बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक सर्वाधिक प्रसिद्ध शासकों में से एक था। तो जितने भी पुराने अभिलेख मिले हैं उसमें अशोक महान के विषय में ज़्यादा उल्लेख मिलता है, क्योंकि अशोक ने जगह जगह पर पिलर्स बनवाए थे, वहाँ पर उनके नाम के उल्लेख मिलते हैं। कहीं कहीं पर उन्होंने शिलालेख खुदवाए थे, वहाँ पर मिलता है, और कहीं पर विश्राम के लिए विहार का निर्माण किया था, वहाँ पर भी इनका उल्लेख मिलता है। अशोक को अशोक नाम से जाना जाता था। फैक्ट नंबर 3 है चंद्रगुप्त मौर्य वंश का संस्थापक था। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश के संस्थापक थे। इन्होंने घनानंद को राज्य से उसकी राजगद्दी से हटा करके राजा बने थे और मौर्य साम्राज्य का भारत का पहला साम्राज्य माना जाता है। जो मौर्य साम्राज्य है वह भारत का पहला साम्राज्य माना जाता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर राज्य पर कब्जा किया था। तो इनके जो गुरु हुए राजनीतिक गुरु वो कौटिल्य थे, जिनको हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। और चाणक्य की एक प्रसिद्ध पुस्तक है अर्थशास्त्र। तो इनकी प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र थी। फैक्ट नंबर 4 है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व एक महत्वपूर्ण परिवर्तन काल। तो हम 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को परिवर्तन काल के नाम से भी जानते हैं, जिसमें राज्यों, नगरों का विकास, लोहे का बढ़ता प्रयोग, सिक्कों का विकास आदि से संबंधित था। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जो है इसको परिवर्तन काल के नाम से भी जाना जाता है। इसमें नगर का बहुत अधिक विकास हुआ, इसमें मगध जो है एक समृद्ध शक्तिशाली राज्य बनकर उभरा था और लोहे का भी बहुत ज़्यादा उपयोग हुआ और सिक्कों का भी प्रचलन किया। क्योंकि हम जानते हैं कि नंद वंश जो है बहुत एक समृद्धशाली राज्य था। उस समय नंद वंश जो है पूरे भारत में 16 महाजनपदों में सबसे अधिक जो है मगध ही शक्तिशाली व समृद्ध राज्य हुआ करता था। उसके पास लगभग 3 से 4 लाख सैनिक हुआ करते थे और 20,000 के आसपास घुड़सवार हुआ करते थे और न जाने कितने हाथी घोड़े भी थे। फैक्ट नंबर 5 है जैन तथा बौद्ध सहित विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का काल 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व रहा है। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म, जैन धर्म को विकसित होने के लिए, पनपने के लिए काफ़ी जगह मिला था। फैक्ट नंबर 6 है महाजनपद नाम से 16 राज्यों का उल्लेख मिलता है, जिसमें अंग, मगध, वज्जीमल, कौशल, काशी, वश, कुरु, पांचाल, सूरसेन, अवंती, चेदी, मत्स्य, अस्मक, कंबोज, गांधार आदि राज्य उस समय प्रमुख राज्य थे। 16 महाजनपद थे उस समय। फैक्ट नंबर 7 है शासन व्यवस्था। महाजनपदों पर राजाओं, गढ़ संघों तथा कई लोगों का समूह शासन था।
तो वहाँ पर शासन व्यवस्था जो है सबसे अधिक जो है महाजनपदों पर राजाओं का शासन था। राजा जो है गढ़ संघों के या फिर समुदायों को मिलाकर एक मुखिया के माध्यम से या सरदार के माध्यम से या फिर एक गांव स्तर पर एक समूह के मुखिया के रूप में शासन का संचालन होता था। जैसा कि इस प्रकार होता है, जैसे इस समय आधुनिक समय में गांव प्रधान होता है, फिर ब्लॉक प्रमुख होता है, विधायक होते हैं, फिर केंद्र में एक सत्ता होती है। इसी प्रकार उस समय जो है महाराजा होते थे उस समय, और गढ़ संघ होते थे, और कई लोगों का समूह होता था जो महाजनपदों में शासन व्यवस्था को देखते थे। फैक्ट नंबर 8 है, सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद मगध था। अब मगध जो है उपजाऊ भूमि, लोहे की खदानें, नदियाँ, यातायात आवागमन और योग्य शासक का प्रमुख केंद्र था। तो पूरे भारत में सबसे अधिक सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य जो था मगध था, जो इस समय हम मगध को बिहार के नाम से जानते हैं। उसकी राजधानी राजगीर हुआ करती थी। तो वहाँ पर एक योग्य शासक था। वहाँ पर लोहे की खदानें थी यातायात के लिए, नदी था, स्थल मार्ग था, यातायात का भी अच्छा साधन था, इसलिए वह समृद्ध राज्य बन गया। फैक्ट नंबर 9 है, मौर्य साम्राज्य की जानकारी के मुख्य स्रोत क्या क्या हैं। तो मौर्य साम्राज्य की जानकारी हमें मेगास्थनीज के पुस्तक से प्राप्त होता है, और कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र से मिलता है, और जैन धर्म से मिलता है, बौद्ध धर्म के पौराणिक ग्रंथ से मिलता है, अभिलेखों द्वारा प्राप्त होता है, और सिक्के भी उस समय के मिले हैं, जिसमें अशोक के अभिलेख और स्तंभ सबसे प्रमुख हैं। तो अशोक के सबसे जो प्रमुख स्तंभ मिले हैं, सारनाथ का सिरमुख भी है, जो हमारे सिक्कों पर, नोटों पर भारतीय चिन्ह के रूप में हम जानते हैं उसको। तो हमारे पड़ोस में ही है सारनाथ, तो वहाँ पर म्यूजियम में इसको रखा गया है। तो वहाँ से भी अशोक का जो है प्रमुख उल्लेख मिलता है। आगे फैक्ट नंबर 10, मौर्य साम्राज्य का प्रशासन 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र, राजधानी पाटलिपुत्र और 4 प्रांत जिसमें तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और स्वर्णगिरी प्रमुख थे। तो मौर्य साम्राज्य का जो प्रशासन था वह 5 प्रमुख केंद्रों से चलता था। सबसे महत्वपूर्ण वहाँ की राजधानी पाटलिपुत्र थी, और 4 प्रांत में तक्षशिला था, जो वहाँ पर शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान था। वहाँ पर उज्जैनी जो है एमपी का क्षेत्र इसमें पड़ता है, तोसली और स्वर्णगिरी ये प्रमुख केंद्र हुआ करते थे प्रशासन के। 11 नंबर है फैक्ट, मैगस्थनीज द्वारा सैनिक गतिविधियों के संचालन हेतु एक समिति और 6 उप समितियों का उल्लेख मिलता है, जिनके कार्य नौसेना का यातायात और खान पान का, पैदल सैनिकों का, अश्वारोहियों का और रथारोहियों का तथा हाथियों का संचालन था। तो यहाँ पर मैगस्थनीज की पुस्तक में विवरण मिलता है कि वहाँ पर जो है सैनिकों को 6 विभागों में बांटा गया था, जिनका एक कार्य था नौसेना यानी पानी के लिए, या एक था दूसरा यातायात वाले साधन, तीसरा खान पान, चौथा पैदल सैनिक हुआ करते थे, 5वां अश्वारोही यानी घुड़सवारी थे, और 6वां जो है रथ चलाने वाले, जिसमें हाथी और घोड़े दोनों आते थे। नंबर 12 है दक्षिण के राजा और सरदार, जिसमें चोल, चेर और पांड्य। इसके इतिहास के विषय में जानकारी के प्रमुख स्रोत प्राचीन संगम ग्रंथ। तो यहाँ पर पूछा जाता है संगम ग्रंथ जो है किस राजवंश से संबंधित है, या फिर इसमें किसका उल्लेख मिलता है। तो संगम ग्रंथ में साउथ इंडिया के या फिर भारत के जो दक्षिण दिशा में जितने भी प्रांत हैं उस समय, जैसे चेर, चोल, पांड्य आदि लोग का विवरण मिलता है संगम ग्रंथ में। फैक्ट नंबर 13 है उच्च स्थिति प्राप्त करने के लिए राजाओं तथा देवी देवताओं के साथ जुड़ना। कुषाण शासकों में ने मूर्तियों के जरिए स्वयं को देवतुल्य प्रस्तुत किया है। तो यहाँ पर जो है यह दिखाया गया है कि एक राजा जो है अपने आप को उच्च स्थान दिखाने के लिए अपने आप को देवी देवताओं के साथ जुड़ा हुआ, या फिर उनके पुत्र के रूप में,
या फिर उनके अनुयायी के रूप में अपने आप को दिखाता था, जिसमें जो है कुषाण शासकों ने मूर्तियों के जरिए स्वयं को देवता के समान बताया है, अर्थात वह पूजनीय थे, मूर्तियां बनवा करके स्थापित किया करते थे। फैक्ट नंबर 14 है, चौथी शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ। सामंतवाद का उदय संभवतः इसी काल को माना जाता है। तो चौथी शताब्दी यानी कि यहाँ पर जो है 400 ईस्वी के आसपास गुप्त साम्राज्य का स्थापना हुआ, जिसमें जो है विक्रमादित्य प्रथम और चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त भी इसी राजवंश थे। तो यहाँ पर जो है सामंतवाद का भी उदय जो है इसी काल में हुआ है, यानी गुप्त कालीन में। सामंतवाद जो होते हैं वो व्यापारिक संघ में आता है। एक खास तौर पर जो है राजा के इर्द गिर्द ही इनका भी स्थान होता है। क्वेश्चन फैक्ट नंबर 15 है, गुप्त कालीन इतिहास की जानकारी के साधन क्या क्या हैं? तो वह उस समय के भी अभिलेख मिलते हैं, सिक्के मिलते हैं और साहित्य भी मिलता है और पत्थरों पर लिखा हुआ प्रशस्तियाँ मिलती हैं। उदाहरण के तौर पर हरिशेर के प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त का वर्णन मिलता है। तो हरिशेर ने जो है एक प्रयाग में पत्थर पर उत्कीर्ण करवाया था, जिसमें समुद्रगुप्त के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। फैक्ट नंबर 16 है, छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से उपज बढ़ाने के लिए लोहे की फाल वाले हलों का प्रयोग किया गया। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि हल का प्रयोग कब किया गया था? तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही किया जाने लगा था, यानी खेतों की जुताई जो है 600 ईसा पूर्व के आसपास से शुरू हो गई थी। फैक्ट नंबर 17 है, द्वितीय शताब्दी के कई नगरों से छोटे दानात्मक अभिलेखों से विभिन्न व्यवसायों की जानकारी मिलती है, जैसे धोबी, बुनकर और लिपिक, बढ़ई कुम्हार, स्वर्णकार, लौहकार, धार्मिक गुरु, व्यापारी आदि का उल्लेख प्राप्त है। फैक्ट नंबर 18 है, उत्पादकों और व्यापारियों के संघ यानी श्रेणी का उल्लेख मिलता है। श्रेणियाँ संभवतः पहले कच्चे माल को खरीदती थी, फिर उनसे सामान तैयार कर बाजार में बेच देती थी। यानी कि यहाँ पर ऐसे उद्योग धंधे के विषय में बातें हो रही हैं कि श्रेणियाँ जो होती हैं, जो व्यापारी वर्ग होता था वह पहले कच्चे मालों को खरीदता था, फिर उनसे बेहतरीन वस्तुएं बना करके मार्केट में बेचने का कार्य किया करते थे। फैक्ट नंबर 19 है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व से उपमहाद्वीप में नदी मार्गों और भूमार्गों का जाल कई दिशाओं में फैला था। तो यहाँ पर भारतीय उपमहाद्वीप में छठी शताब्दी ईसा पूर्व में ही नदी मार्ग से, जैसे मगध है, गंगा नदी, और भूमार्ग से भी कई दिशाओं में जाने के रास्ते थे। अरब सागर से उत्तरी अफ्रीका, जैसा कि हम जानते हैं कि भारत के पश्चिम दिशा में अफ्रीका महाद्वीप है, पश्चिम एशिया तक और बंगाल की खाड़ी से चीन और पूर्वी एशिया तक जाने का रास्ता था। तो भारत के पूर्वी दिशा में बंगाल खाड़ी है, जहाँ से म्यांमार होते हुए चीन भी जा सकता है, और भारत के पश्चिम दिशा में अफ्रीका महाद्वीप है, जहाँ से व्यापार होता था, जिसका कि हमने पहले चैप्टर में सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ लिया है। तो यहाँ पर व्यापारिक मार्गों के विषय में जानकारी मिलती है कि जल मार्ग जो है सबसे सुलभ साधन उस समय हुआ करता था, और स्थल मार्ग भी। फैक्ट नंबर 20 है, गुप्त काल के अंतिम समय सिक्कों की कमी आर्थिक गिरावट की ओर इशारा करती है। जैसा कि हम जानते हैं कि गुप्त काल के अंतिम समय में सिक्कों में सोने की कमी हो गई थी, जिसमें उसमें काफ़ी मिलावट मिलता था प्रारंभिक सिक्कों की तुलना में। तो यहाँ पर यह अनुमान लगाया गया है हमारे खगोल शास्त्रियों के द्वारा कि गुप्त काल के अंतिम समय में काफ़ी जो है जनसंख्या बढ़ गई थी, आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था, जिससे कि सिक्कों में कमी आ गई थी। फैक्ट नंबर 21 है, अभिलेख साक्ष्य इतिहास के मुख्य स्रोत होते हैं। जो अभिलेख प्राप्त होता है वह किसी इतिहास यानी किसी व्यक्ति विशेष के बारे में या राजा के विषय में लिखा जाता था। अभिलेख शास्त्रियों द्वारा अभिलेखों के अध्ययन से बीते काल की भाषा, राजा का नाम, तिथि, संदेश आदि की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। अगर अभिलेख है तो किस कालखंड में यह लिखा गया था,
राजा का नाम क्या है या फिर लिखवाने वाले का नाम क्या है, कब ये लिखा गया, संदेश आदि जो है महत्वपूर्ण बातें इसमें लिखी होती हैं। तो फैक्ट नंबर 22 है प्रस्तर मूर्तियाँ, यानी कि पत्थर की मूर्तियों सहित मौर्यकालीन समस्त पुरातत्व एक अद्भुत कला के प्रमाण थे जो मौर्य साम्राज्य की पहचान माने जाते थे। तो मौर्य साम्राज्य में है जो बहुत से अधिक मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं जो पत्थर की मिली हैं, जिससे कि ज्ञात होता है कि उस समय जो है कला अपने चरम सीमा पे था। फैक्ट नंबर 23 है कुषाण शासकों ने स्वयं को देवतुल्य प्रस्तुत किया है। जैसा कि हम ऊपर देखे हैं कि कुषाण शासक जो अपने आप को देवता के समान मानते थे, उन्होंने अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि लगाई हुई थी, और देवपुत्र की धारणा जो है उत्पन्न हुई थी वह चीन के शासकों से प्रेरित होकर लगाए थे। चीन के शासक अपने आप को स्वर्गपुत्र कहा करते थे, जिससे कि कुषाण लोगों ने अपने आप को देवपुत्र भी कहना शुरू कर दिया था, जिससे कि लोगों में उनके प्रति आदर सम्मान की भावना बनी रहे। फैक्ट नंबर 24 है साधारण जनता द्वारा राजाओं के बारे में दिए विचारों का वर्णन जातक तथा पंचतंत्र जैसे ग्रंथों में मिलता है। इनकी भाषा पाली थी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जैन धर्म के विषय में हमें पंचतंत्र और जातक कथाओं के माध्यम से इनके विषय में विवरण प्राप्त होता है। इनकी भाषा जो थी, इनकी भाषा पाली भाषा थी। फैक्ट नंबर 25 है तमिल संगम साहित्य में ग्रामीण समाज के विभिन्नताओं का उल्लेख, वर्गों की यह विभिन्नता भूमि के स्वामित्व, भ्रम और नई प्रौद्योगिकी के उपयोग पर आधारित थी। तो तमिल संगम साहित्य में हमें साउथ भारत के विषय में जितने भी चोल, चेर और पांड्य शासक थे उनके विषय में जानकारी प्राप्त होती है, और उनके विभिन्नता के आधार भूमि के स्वामित्व, भ्रम और नई प्रौद्योगिकी के उपयोग पर आधारित थी। फैक्ट नंबर 26 है छठी शताब्दी के व्यापार का माध्यम सिक्का, सोने के सिक्के सर्वप्रथम प्रथम शताब्दी ईस्वी में कुषाण शासकों द्वारा जारी किया गया। तो यहाँ पर जब पहला फैक्ट आता है कि सोने के सिक्के कब जारी किए गए थे, तो छठी शताब्दी में व्यापार करने के लिए महत्वपूर्ण साधन जो है सिक्का माना जाता है। और सिक्का कब प्रारंभ हुआ था? प्रथम शताब्दी में। और कौन किया था? कुषाण शासकों ने सोने के सिक्के चलवाए थे, यानी कि उसमें भारत जो है समृद्ध था, सोने की चिड़िया था और सोने की कमी नहीं थी भारत के पास, और व्यापार जो है अपने चरम सीमा पे था। फैक्ट नंबर 27 है ईस्वी के आरंभिक शताब्दियों के अभिलेखों में भूमिदान का उल्लेख, भूमिदान साधारण तौर पर धार्मिक संस्थाओं और ब्राह्मणों को दिए जाते थे। तो यहाँ पर प्रारंभिक शताब्दियों में कुछ भूमि जो है लोगों को दान देते हुए दिखाया गया है, अभिलेखों पर मिला है। तो ऐसा माना जाता है कि पहली बार जो है भूमि का दान प्रभावती गुप्त ने किया था, जिसपे एक प्रस्तर पट्ट पर लिख करके वहाँ पर दिखाया गया था किसी प्रकार के कर देने योग्य व्यक्ति नहीं रहेगा। फैक्ट नंबर 28 है महिलाओं की संपत्ति पर स्वतंत्र अधिकार नहीं था। तो जो 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच ये माना जाता है कि महिलाओं का उसमें वर्चस्व नहीं था, परंतु एक जगह मिलता है कि प्रभावती गुप्त ने भूमि की स्वामी थी और उन्होंने भूमि का दान भी किया था, किसी ब्राह्मण को उन्होंने भूमि दिया था। और हम मान सकते हैं कि उस समय प्रभावती गुप्त जो है एक प्रमुख रानी हुआ करती थी, क्योंकि एक रानी ही अपनी ज़मीन का दान कर सकती है। फैक्ट नंबर 29 है भूमि दान का प्रभाव दुर्बल होता राजनीतिक प्रभुत्व। तो भूमि दान का प्रभाव जो है दुर्बल होता है, जिससे कि राजनीति जो है, राजनीति की जो पकड़ होती है वह जो है कम हो जाती है, मतलब कि ये छीड़ हो जाती है, क्योंकि भूमि को दान करने से वहाँ से लगान नहीं मिलता है, कर नहीं मिलता है। तो यहाँ पर पूरा का पूरा जो है लोड जो है राजा के ऊपर पड़ता है। फैक्ट नंबर 30 है अभिलेखिक साक्ष्यों की सीमाएं हल्के ढंग से उत्तीर्ण किए शब्दों को पढ़ पाना मुश्किल है। अर्थात कहने का मतलब जो अभिलेख जो हल्के ऊपर से उकेरे गए थे, अर्थात हल्के हाथों से छोटी छोटी गड्ढों द्वारा बनाए गए थे, तो वह जो है इतने कालखंड के बीतने के बाद जो है मिट जाएंगे। उनकी साक्ष्य जो है प्रमाणित रूप से हम उसको सही से नहीं पढ़ सकते हैं।
तो कहा गया कि समय के साथ इनका हल्का पड़ जाना या नष्ट हो जाना, वास्तविक अर्थ न निकाल पाना लिखने वाले के प्राथमिकताएं हैं। अर्थात जो अभिलेख साक्ष्य हैं वो जो है गहरे जो थे उनको पढ़ा गया, परंतु जो हल्के लिखे हुए थे आधा मिट गए, आधा दिख रहे हैं, इस प्रकार का मिला है। तो इससे जो है अर्थ निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है और जो है इनको पढ़ने में दिक्कत होती है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। तो महत्वपूर्ण बिंदु में क्या क्या हैं? पहला है हड़प्पा सभ्यता के बाद लगभग 1500 वर्षों के दौरान उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में कई प्रकार के विकास में, जैसे ऋग्वेद का लेखन, कृषि कार्य, बस्तियों का उदय, अंतिम संस्कार के नए तरीके और नगरों का उदय। तो माना जाता है कि जो हमारे वेद लिखे गए हैं वह जो है 1500 ईसा पूर्व के बाद लिखे गए हैं, यानी कि इनका जो लिखने का, वेदों को लिखने का जो समय है वो 1500 ईसा पूर्व के बाद के समय को माना जाता है। और उसी समय जो है कृषि कार्य और बस्तियों का उदय, अंतिम संस्कार करने के तरीके और नगरों को काफ़ी भव्य बनाया गया था उस समय। दूसरा फैक्ट है ऐतिहासिक स्रोत, अभिलेख, ग्रंथ, सिक्के, चित्र आदि हैं। तो ऐतिहासिक स्रोत क्या है? अभिलेख मिलता है या पिलर्स मिलते हैं या दीवारों पर खुदे हुए कुछ विवरण मिलते हैं। ग्रंथ, जिसमें हम अगर ग्रंथ की बात करें तो महाभारत हो गया, रामायण हो गया, गीता हो गए, सभी ग्रंथ की श्रेणी में आते हैं, जिसमें वेद पुराण भी हो गए, उपनिषद भी हो गए। सिक्के, ऐतिहासिक स्रोत जो है सिक्के भी हैं। सिक्के मिलने से उस समय के कालखंड या फिर सन के विषय में या राजा के विषय में जानकारी मिलती है, या फिर दीवारों बनी हुई पेंटिंग के माध्यम से हम इतिहास के स्रोतों को जान पाते हैं। नेक्स्ट फैक्ट्स है अशोक के अभिलेख जो है, जो अशोक महान थे, इनका जो अभिलेख मिला है वह ब्राह्मी और खरोष्टी भाषा में मिला हुआ है। और जैसा कि हम ऊपर बता चुके हैं कि जेम्स प्रिंसेप ने बंगाल के और कुछ संस्कृत के विद्वानों द्वारा मिल करके इन्होंने इसका अर्थ निकाला था। नेक्स्ट फैक्ट है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तन काल माना जाता है। तो हम जैसा कि ऊपर बता चुके हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व यानी 600 ईसा पूर्व जो है यह कालखंड जो है परिवर्तन काल का खंड माना जाता है। इसको राज्यों, नगरों, लोहे के प्रयोग और सिक्कों के विकास के साथ मिलकर के जोड़ा जाता है, विकास से जोड़ा जाता है। इस समय बौद्ध धर्म, जैन धर्म तथा अन्य दार्शनिक विचारधाराओं का विकास भी हुआ है। तो जैसा कि जैन धर्म जो है पुराना धर्म है, परंतु बौद्ध धर्म जो है यह इस समय काफ़ी 600 ईसा पूर्व के समय काफ़ी फला फूला और अपना जो प्रचार प्रसार जो है अशोक महान के समय में पूरे दक्षिण एशिया में इन्होंने अपना प्रचार किया था। तो माना जा सकता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जो है वह जैनियों के लिए और बौद्धों के लिए काफ़ी उत्तम समय है। नेक्स्ट फैक्ट है बौद्ध धर्म या जैन धर्मों के ग्रंथों में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। जैसे कि हमने ऊपर बताया था अंग, मगध, वज्जीमल, कौशल, काशीवत, कुरु, पांचाल, सुरसेन, आमती, चेदी, मत्स्य, अस्मक, कंबोज, गांधार आदि जो हैं ये सभी 16 महाजनपद हुआ करते थे उस समय। तो दोस्तों यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 समाप्त होता है। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।